नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहाँ पे मैं द हिंदू के इम्पोर्टेंस एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंस टॉपिक होते हैं उसकी मैं डिस्कशन आपके साथ करता हूँ। अभी जो बीच में हम देख रहे हैं, जब से फार्मर के प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के वजह से जितने भी अपडेट रिसर्च आती है, वो वैक्सीन पे हो, उसकी मैकेनिज्म पे हो, टेस्टिंग पे हो, तो ज्यादातर जो न्यूज है वो आपको दो ही सर्कलों में दिखने को मिलती है। वो है सबसे पहले फार्मर फार्म एक्ट, फार्मर प्रोटेस्ट, और दूसरा है कोरोना वायरस वैक्सीन। ठीक है, तो यही सारी जो कॉमन न्यूज थी वही आ रही थी। ठीक है, तो इसके वजह से क्या था, बीच में गैप था, मैं डिस्कशन डिटेल में नहीं कर रहा था। आज भी हम जो डिस्कशन करेंगे उसमें से मैक्सिमम पॉइंट इसी पे है। कुछ एडिशनल पॉइंट आए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट से बाहर है। बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप जितने भी डेली करंट अफेयर एनालिसिस है देख लीजिए, वहां पे सबसे ज्यादा जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है और कोरोना वायरस है उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। अगले अगले इस हफ्ते पे कंटिन्यू लेक्चर आएंगे। ठीक है, मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में भी आप देखेंगे फिर से कोरोना वायरस की सारी इंफॉर्मेशन वही आएगी जिसको हम डिस्कशन रेगुलरली करते हैं। तो सबसे पहला जो एडिटोरियल है, ये 14 दिसंबर का डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में आपसे डिस्कस करने चाह रहा हूँ। तो आप देखिए, पहली फिर से इसमें जो भी एडिटोरियल है वो एडिटोरियल बेस है मेनली जो एग्रीकल्चर क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर। सिंपली समझ लीजिए एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या है, जो यहाँ पे डिस्कशन दी गई है, और जो प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर का। ठीक है, जो आपको पता होगा, जो कि जहाँ पे ये जो मिनिमम सपोर्टेड प्राइस है, ठीक है, और एपीएमसी मंडी को बचाने की जो बात है, और जो फार्मर है वो चाहते हैं कि ये तीनों एक्ट आप वापस ले लीजिए। ठीक है, हमको इसमें ना ही तो कोई चेंजेस चाहिए, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, कि आप रिमूव कर दीजिए, हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है, सरकार इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार उसमें अमेंडमेंट करना चाहती है, वो अपने सुझाव फार्मरों को सेंड करते हैं, लेकिन वो फार्मर मानने से मना कर रहा है। ठीक है, तो वो पूरी चीज क्या है वो समझते हैं बारी बारी। मैंने आपको ऑलरेडी एपीएमसी क्या है, क्यों लाया गया, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिटेल में दी गई है। ठीक है, आज मैं शॉर्ट में दो तीन चीजें भी डिस्कशन करूंगा जो कि काम आएगी आपको, कि भाई इसमें फाइनल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। फार्मर है वो चाहते हैं कि विड्रॉल हो, ये रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, और सरकार चाहती है ये रिमूव नहीं हो सकते, आप इसमें अमेंड कर सकते हैं। जो भी आप इसमें प्रॉब्लम है वो बताइए तो हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, सही गवर्नमेंट भी है और सही फार्मर भी है। ठीक है, किन कंडीशन में वो आखिरी में देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो बात की गई उसकी बात कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले समझिए कि ये अभी गवर्नमेंट की जो मेन पॉलिसी है उस पे फोकस करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बताया था आपको, और याद भी होगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2022 तक हम फार्मर की जो इनकम है वो डबल कर देंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने हवा में नहीं कहा था, उनके पास पहले से ही उन्होंने स्टेप सोच के रखे थे कि हम क्या करेंगे तो इससे क्या होंगे। ठीक है, बेनिफिट होगा किसको, फार्मर को, सभी फार्मर को। ठीक है, यहाँ पे इसमें मैं ज्यादा फार्मर की साइड नहीं लूंगा, ज्यादा मैं गवर्नमेंट की साइड भी नहीं लूंगा। ठीक है, लेकिन एज अ ब्यूरोक्रेट्स, कि आप अगर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, आप आईएएस ऑफिसर है, तो आपको कैसे डिसीजन लेना होगा, आप न्यूट्रल रह के कैसे काम करेंगे, वही इंफॉर्मेशन पे हम ज्यादा बात करेंगे। कि जो फार्मर जो सजेशन दे रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो सजेशन दे रही है उसमें हम कितना चेंजेस कर सकते हैं। तो एक चीज तो आपको पता होगी कि ये जो आय डबल करने की बात है, तो उसमें जो ये स्टेप है, यानी कि जो एपीएमसी के अलावा भी जो ऑप्शन ओपन हो रहा है, जैसे कि प्राइवेट प्लेयर और कॉर्पोरेट सेक्टर को यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे क्या हो कि प्राइवेट प्लेयर जो है या कंपनी जो है उसमें कंपटीशन आ जाए। अभी क्या है, अभी फिलहाल हम देखें तो एपीएमसी का पहले हमने हिस्ट्री क्या देखी थी, एपीएमसी की हमने पहले हिस्ट्री देखी थी कि भाई जो जमींदार है, ठीक है, वो शोषण करते थे किसानों का। ठीक है, उसको हमने प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, हमने एपीएमसी लाई। इससे क्या हुआ, इससे वो एक शोषण से बली हो गए और एपीएमसी के शोषण में आ गए। शोषण में क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो एफसीआई है, ठीक है, वहां पे जो लाइसेंस धारक है, ठीक है, जो एजेंट है, जो 2.5% जो कमीशन लेते हैं, अड़तिया है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पे वो लीगल हो गया। पहले वो जमींदार जो करते थे वो अनैतिक था, इलीगल था, लीगल ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे किसानों को शोषण तो होता था लेकिन इतना नहीं जितना जमींदारी में होता था, और किसान इससे एग्री कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैंने दो तीन बातें आपको बताई थी कि जो भी कोई प्रोक्योरमेंट करती है गवर्नमेंट, ठीक है, वो स्टोर कहाँ होता है, वो स्टोर होता है एफसीआई में। अब कोई भी किसान बेचने जाएगा तो इनके जो एजेंट होंगे, ठीक है, जो बिचौलिए है, ये अड़तिया है, वो क्या बोलेंगे, स्पेशली
ठीक है? अलग जो नॉर्थ है उसमें अड़तिया बोलते हैं, ठीक है? फिर आप जाओगे गुजरात, महाराष्ट्र तो वहाँ पे एजेंट या दलाल बोलते हैं, ठीक है? तो जो भी कहीं भी बोल रहे हो इसको मिडलमैन हम बोलेंगे, मिडलमैन, ठीक है? जो कि कमीशन लेते हैं जितना भी कोई क्रॉप है वो फार्मर बायर्स को सेल करते हैं उसके ऊपर, ठीक है? वो उनका कमीशन फिक्स रहता है 5%, ठीक है? तो उसकी मैं बात करता हूँ, तो ये जब किसान उनको बेचने जाएगा तो एफसीआई वाले क्या बोलेंगे, हमारा जो स्टोरेज है, ठीक है? वो फुल है, हमारे जो वेयर हाउसेस है वो फुल है, हम नहीं ले सकते। तो किसान मजबूरी में अपनी जो क्रॉप है वो दूसरे जो कोई उनका ही एजेंट होगा उनको बेच देंगे, ठीक है? 10 रुपए के हिसाब से। यही 10 रुपए के हिसाब से यही लोग खरीद के उसको रख लेंगे 20 रुपए के हिसाब से, कि हमने इस फार्मर से 20 रुपए एमएसपी के अनुसार उनसे खरीदा है। दूसरा, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है कि वो भी मैंने आपको बताया था, एफसीआई जो भी कोई क्रॉप लेती है वो सबसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होती है, ठीक है? उसी को एमएसपी पे खरीदा जाता है। इसके अलावा जो क्रॉप होती है जो अच्छी क्वालिटी की नहीं है या कम क्वालिटी की है, जो कि बाहर सेल करते हैं फार्मर, ठीक है? अपने गाँव में या जहाँ पे भी। तो उनको क्या करते हैं, ये जो एजेंट होते हैं जिनसे वो खरीदा हुआ है, सस्ता अनाज खरीदा हुआ है, ठीक है? लो क्वालिटी का, वो एफसीआई को दे देते हैं और उनका हाई क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो ले लेते हैं, ठीक है? और फिर क्या करते हैं, ये अनाज जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता है, तो लोग जो कि खरीदते हैं वहां से पीडीएस में, तो उनका कहना है ये अनाज खाने से बीमार होने से अच्छा है हम बाहर से अच्छा अनाज खरीद ले, ठीक है? तो ये सारी पूरी सिस्टम थी। तो और अभी क्या था, एपीएमसी में एक प्रावधान था कि किसान अपनी पहली क्रॉप एपीएमसी में ही सेल कर सकता है, ठीक है? तो उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। जबकि यहाँ पे कहा ऐसा जा रहा है कि जब कभी भी मार्केट में कॉम्पिटिशन होती है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, एक तो सिस्टम इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है? रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, सब कुछ होता है। क्योंकि उनको पता है अगर किसान को मुझे यहाँ पे लाना है, ठीक है? तो मुझे इसमें जो किसान की डिमांड है, उसको मुझे ध्यान रखना होगा। ये जो करप्ट एपीएमसी सर्विसेज है, ठीक है? जो कमीशन राज है, कैटलिस्ट एक्टिविटी है। अब ये कैटलाइजेशन क्या है वो समझिए। अब भाई मान लो बायर्स जो है, ठीक है? बायर्स क्या करें, सब आपस में मिल जाए और बोल दे कि भाई जो गेहूँ है वो 20 रुपया पर केजी है, हम 10 रुपए के आगे बोली लगाएँगे ही नहीं, ठीक है? ऑक्शन होगा, लेकिन 10 रुपए के आगे बोली लगाएँगे ही नहीं, ठीक है? अब जो किसान एमएसपी पे 20 रुपए में बेचने जा रहा था, आपको एक चीज़ बताओ कि पूरे इंडिया में 6% ही ऐसे किसान है, ठीक है? जो कि अपनी प्रोडक्ट एमएसपी पे बेच सकते हैं, ऑल ओवर देखें तो। ठीक है? यानी बाकी तो बिना एमएसपी पे या एमएसपी के नीचे ही बेचते हैं। तो वो 10 रुपए के आगे बोली लगाएँगे ही नहीं, तो किसान मजबूरन, क्योंकि उसको वो अपने खेत से, अपने गाँव से वो अनाज को लेके आया होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको लगा होगा, उसने वहाँ पे अनाज ट्रक या जो भी ट्रैक्टर है उसमें डाला होगा, यहाँ पे निकाला होगा, ठीक है? अब वो फिर से घर पे लेके जाए यानी ये कॉस्ट फिर से होगा, फिर से लाए, फिर से यही प्रॉब्लम, तो 10 रुपए में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें, अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसके बाद जो फार्म एक्ट है उसके बाद उसके पास ऑप्शन ओपन हो जाएँगे। वो अपनी जो क्रॉप है, ठीक है? वो फार्म गेट यानी अपने खेत में, अपने गाँव में या वेयर हाउस में या कोल्ड स्टोरेज में या दूसरी किसी भी जगह, कोई भी प्राइवेट कॉर्पोरेट या कोई पर्सन से वो अपना बेच सकता है, ठीक है? एमएसपी पे या उससे भी ज़्यादा, वो बेच सकता है। हमें एक चीज़ याद रखिएगा, एमएसपी इज़ नॉट फाइनल सॉल्यूशन, एमएसपी इज़ नॉट फाइनल सॉल्यूशन, एपीएमसी इज़ नॉट फाइनल सॉल्यूशन। इज नॉट फाइनल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा कि भाई जो किसान है वो अपना ही दिमाग लगाए, ऐसी क्रॉप लगाए जिसका उसको बिना एमएसपी के भी अच्छा दाम मिले, ठीक है? जो कि रिच फार्मर होते हैं वो इस थियरी को फॉलो करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं, ठीक है? यहाँ पे बात इसीलिए हो रही है एमएसपी में, जो पंजाब और हरियाणा तक की ही जो चीजें लिमिटेड है उसका रीजन क्या है, एमएसपी, और उसमें भी स्पेशली व्हीट और अभी क्या बोले, गेहूं और चावल, दो ही चीज है, ठीक है? डब्ल्यू, तो इसी की वजह से वहां से ज्यादा उसका प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है? क्योंकि वहां पे एजेंट में जो 2.5% कमीशन है वो ज्यादा चीज है, क्योंकि बिना एमएसपी के और बिना कमीशन के पंजाब का कोई भी गेहूं बिकता नहीं है, इसलिए वो ज्यादा प्रोटेस्ट करें। तो इसके आ जाने की वजह से प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे, ठीक है? तो किसानों को ऑप्शन ओपन हो जाएगा मार्केट में, तो इससे इनका भलाई होने वाला है। पूरी तरीके से भी भला नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस भी करने की आवश्यकता है। वो क्या है वो मैं समझा देता हूँ कि इससे फायदा तो होने वाला है, ताकि जो बहुत जो रिच फार्मर है उसको छोड़ के जो छोटे फार्मर है उसको तो बेनिफिट होगा, लेकिन कुछ चेंजेस की भी आवश्यकता है। पहला चेंजेस क्या है कि जैसे हम देखें, ठीक है? एपीएमसी देखें और फार्म एक्ट देखें, ठीक है? जहाँ पे ये प्राइवेट प्लेयर सब काम करेंगे। तो एपीएमसी में उसको एक कमीशन देना होगा, टैक्स देने होंगे, ठीक है? और भी कोई चार्जेस है तो देने पड़ेंगे। जबकि वो एपीएमसी के बाहर सेल करे, उसको कोई चार्जेस देने होंगे नहीं। तो एक डिफरेंस है, ये निकल जाना चाहिए। या तो दोनों में चार्जेस होने चाहिए या तो दोनों में चार्जेस नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये चार्जेस क्यों होता है उसका भी रीजन है, ठीक है? वो यहाँ पे डिटेल में अभी एक्सप्लेन
नहीं कर सकते, वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले से ही बताया हुआ है, जो मैंने फार्म एक्ट की डिस्कशन की है वहाँ पे, ठीक है? आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं डिटेल में। दूसरी जो चीज़ है कि भाई जो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? अभी किसान ऐसा कर रहे हैं कि भाई आप इसको रिमूव ही कर दो, ठीक है? आप इसको रिमूव ही कर दो, या तो क्या करो, हमें गारंटी एमएसपी दो और प्रोक्योरमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, वो खरीद लो। हालाँकि इसमें जो फार्मर है, ठीक है, छोटे फार्मर है, उनको भड़काया गया है। हालाँकि ऐसा है नहीं, ठीक है? अभी आप देख लो कितनी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर में, वहाँ पे 23 प्रोडक्ट ही ऐसी है, जहाँ पे एमएसपी मिलता है, ठीक है? बाकी जगह तो मिलता नहीं है, और उसमें भी पूरे इंडिया के सिर्फ 6% ही ऐसे किसान हैं जो कि एमएसपी पे बेचते हैं। अब बाकी 94% का सोचे तो बिना एमएसपी के बाहर ही बेचते, ठीक है? यानी इतना जितना दिखाया जा रहा है इस चीज़ को, इतना ये मैटर नहीं कर रही, क्योंकि आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपको चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? आपको न्यूज़ चैनल पे जो दिखा रहे प्रोपेगेंडा उसमें आपको बहना नहीं है, आपको ब्यूरोक्रेट्स बनना है, आपको कलेक्टर बनना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपको थोड़ा अपना भी दिमाग चलाना होगा और जो चीज़ें प्रावधान की गई उसको समझना होगा, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई कि आप जो टैक्सेशन का डिफरेंस है वो हटा दीजिए। दूसरी चीज़ है कि जो फार्मर मान रहे हैं कि भाई मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम जाते हैं, ठीक है? हम कि कोई छोटा-सा फार्मर है जो कि अनपढ़ है, अनलिटरेट है, एजुकेटेड नहीं है। वो कंपनी के जो रूल्स एंड टर्म्स होंगे वहाँ पे वो कैसे काम करेगा? तो इसके लिए गाइडलाइंस आनी चाहिए, इसके लिए रेगुलेशन आनी चाहिए, ठीक है? और दूसरी चीज़, रेगुलेशन के साथ-साथ इसकी अपील के लिए जो कि कोर्ट में नहीं जा सकते फार्मर, इसको अलाउ करना चाहिए। कोर्ट के लिए इसको अलाउ करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ, ठीक है? फाइनल अथॉरिटी में भले वो पहले अपने एरिया में एसडीएम के पास जाए, फिर डीएम के पास जाए या कलेक्टर जिसको भी नियुक्त करे उसके पास जाए। आखिरी में इससे भी संतुष्ट ना हो तो वो कोर्ट में अपील डाल सके, ठीक है? ऐसा प्रावधान करना चाहिए। और दूसरी चीज़, मैंने जो आपको बताई है कि भाई रेगुलेशन इज़ मस्ट, यानी रेगुलेशन सभी, क्योंकि कॉर्पोरेट पार्टनर में काफ़ी रेगुलेशन की और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ज़रूर से है। ये चेंजेस करने चाहिए। और एमएसपी पे देखिए, एमएसपी के भी फायदे और नुकसान है, ठीक है? मैं आपको ज़्यादा नहीं एक चीज़ बता देता हूँ, पहले सिस्टम समझ लीजिए, ठीक है? इसके बेनिफिट सिर्फ फार्मरों को नहीं है, पब्लिक को भी है, आपको आपको और मुझे भी, हम सभी को है। कैसे है वो समझिए। अभी हम पहली कंडीशन लेते हैं जहाँ पे पंजाब और हरियाणा के जो किसान है, ठीक है? वो एमएसपी पे बेचते हैं, और अभी तो खाली बात हो रही है एमएसपी गारंटेड राइट्स की, एमएसपी बढ़ाने की बात नहीं हो रही। वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे ताकि वो भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। अभी फार्मर है पंजाब हरियाणा के जो एमएसपी पे बेचते हैं, मान लो कि अभी जो 1 क्विंटल का 1975 जैसा कुछ भाव चल रहा है, ठीक है? एमएसपी के हिसाब से हम देखते हैं, तो हम पर केजी उसको ₹20 गिन के चलते हैं, ठीक है? तो फार्मर अपने एपीएमसी में ₹20 पर केजी सेल कर रहा है, ठीक है? अपने जो गेहूँ है ₹20 पर केजी सेल कर रहा है, ठीक है? इसमें बाकी सब चार्जेस जोड़ के एपीएमसी अपना कुछ चार्जेस जोड़ के, और जो दूसरे एरिया के जो भी कोई व्यक्ति है, ठीक है? जिसको ये चाहिए सेल करने के लिए, उसको ₹30 पर केजी बेचते हैं, ठीक है? ₹30 पर केजी बेचते हैं, और ये जो है वो अपने लोकल एरिया में करियाना स्टोर और उनको ₹40 केजी बेचते हैं, और ये अपने को 40 से यानी 45 या 50 एज़ पर डिमांड और एज़ पर मार्केट, वो क्या करेंगे, अपने को बेचेंगे। ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये सिस्टम प्राइस को बढ़ाते जा रहा है। अब हम जो फाइनल कंज्यूमर है, ठीक है, हम जो कंज्यूमर है उसको इतने रुपए में खरीदते हैं, और जो कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, वो इतने रुपए में खरीदती है, ठीक है? हालांकि यहाँ पे ₹20 मैंने आपको बताया है, लेकिन किसान को इसमें से ज्यादा 10 या ₹12 मिले होंगे जो एमएसपी पे नहीं बेचते, जो रियलिटी ज्यादा, यानी ये प्राइस खाली 6% ही किसानों को मिला है, ठीक है? उसमें पंजाब हरियाणा के ही किसान है, बाकी सबको तो 10 या ₹20 मिले होंगे। और यहाँ पे सिर्फ तेईस क्रॉप की भी हम बात कर रहा हूँ, ठीक है? जिसमें ना तो फ्रूट आते हैं, ना तो वेजिटेबल्स आते हैं, ना तो और कोई प्रोडक्ट आती है। ये तो एमएसपी वाली प्रोडक्ट है, उसकी बात हो रही है। तो बाकी किसान अपनी क्रॉप है, ठीक है? वो तो अन्य के दाम बेचेंगे, ठीक है? यानी जो आपको ₹30 केजी में मिल रहा है आलू, ठीक है? किसान को उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 या ₹6 मिले होंगे। इतना आप सोच के समझ सकते हैं। तो किसान को नहीं मिल रहा है, हमको ₹30 में मिल रहा है, तो ये बीच में इतना सारा डिफरेंस क्यों? उसका कारण है एमएसपी, ठीक है? आपको आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? आप कोई कॉलेज की एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो एमएसपी के फायदे नुकसान भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है? और मैं डिटेल में डिस्कशन करता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखी हुई है। ये मैं गवर्नमेंट की ओर से जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, ना तो मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। आप अपने से भी सारी चीजें अवेलेबल है, आपके सामने न्यूज़पेपर है, ठीक है? इसके अलावा भी आप सारे डेटा निकाल के देख सकते हैं गूगल पे जाके, ठीक है? अगर गूगल सर्वर काम कर रहा है तो, क्योंकि कल से वो भी स्लो डाउन हो गया है, जो न्यूज़ आपके पास आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है आपको, तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर एक टॉपिक आया है वुमन के ऊपर, ठीक है? इस साल के
जो हम देखें कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है? तो जो कोरोना वॉरियर है, जैसे पुलिस और हेल्थ केयर एक्सपर्ट जो है, डॉक्टर्स, नर्स, ठीक है? और फार्मासिस्ट सब कोई, तो उनका ही टाइम है, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ हाइलाइट की गई है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 2 चीज़ें ही काम की है, पूरे एडिटोरियल की मैं आपको बात करूँ तो, ठीक है? बाकी ये दोनों पॉइंट काम के नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बाकी जो चीज़ें हैं इसकी मैंने ऑलरेडी डिस्कशन करके रखी हुई है, ठीक है? आप पुराने करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर देख सकते हैं। पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे कहा क्या गया है, कोरोना वायरस के जो वॉरियर है, ठीक है? वो उसमें कौन आते हैं? डॉक्टर आते हैं, नर्सेस आते हैं, ऐसे कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट आते हैं जो कि पेशेंट को, उनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? उसमें नर्सेस का रोल ज़्यादा है, उसमें भी वुमन का रोल ज़्यादा है। तो ये आपको कहाँ पे आ सकता है? ये आपको जीएस पेपर 1 में जो सोसाइटी में इश्यू है, वुमन एम्पावरमेंट, वुमन स्ट्रांगनेस या एक्टिविटी या जेंडर इक्वालिटी, ऐसा किसी भी कंडीशन में ये टॉपिक आ सकता है। दूसरा हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर है, ठीक है? हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर है, तो ये आपके जीएस पेपर 2 में पॉलिसी मेकिंग के थ्रू पूछा जा सकता है और हेल्थ केयर में अगर आप इकोनॉमी जोड़ दो तो जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे तारीफ भी की गई है और यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, दोनों देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो तारीफ क्यों की गई है? कि भाई जितने भी हॉस्पिटल है, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ठीक है? वहाँ पे जो नर्सेस है, स्पेशली वुमन जो है, उनकी सर्विसेज़ की वजह से काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डॉक्टर की कमी है, इंडिया में हम बात करें तो, और इक्विपमेंट की भी कमी है, ठीक है? और बहुत सारी कमियाँ हैं, ठीक है? जो हमारे सामने आई है, जिसको अभी गवर्नमेंट फोकस करके आगे चल रही है, ठीक है? इसमें हम गवर्नमेंट का भी दोष नहीं दे सकते, सिस्टम का भी दोष है। पूरी तरीके से हम एक चीज़ पे इस पे ऐसा जजमेंट नहीं दे सकते कि गवर्नमेंट की इश्यू से ये हुआ, ठीक है? और बाकी जो भी हॉस्पिटल में आग लगती है, ठीक है? ये भी एक एग्जांपल है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है? वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई जो नर्स है वो ट्रूली हीरो है, ठीक है? अगर हम कोरोना वायरस में जो वो काम करे उसको देखें तो। यहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग की बात की गई है और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस की बात की गई है। तो हालाँकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो इन जनरल दी गई है। लेकिन मैं आपको सिम्प्लीफाई तरीके से अगर बताऊँ तो आप बेसिक डिफरेंस कर सकते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकती है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर भी हो सकता है, ठीक है? यानी आंगनवाड़ी या कुछ भी ऐसी कोई भी जगह पे जहाँ पे आप हेल्थ एक्टिविटी लेते हो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है इंक्लूडिंग लार्जेस्ट हॉस्पिटल, ठीक है? और एक आप प्राइवेट हॉस्पिटल को कंपैरिज़न कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कशन है वो इस पहलू के लिए, ठीक है? इसके लिए नहीं है। रीज़न है, पहले इसकी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी नर्स को लेते हैं, ठीक है? उसको कितना भी अगर पैकेज ऑफर करते हैं, उसके पहले उसका इंटरव्यू टफ होता है, उसके बाद उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, ठीक है? वो आप आराम से समझ जाएँगे क्योंकि क्यों हमारे जो पॉलिटिशियन है और बाकी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने जाते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते, ठीक है? इसका रीज़न है और आप में और हम सबका भी गिने तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले जाते हैं कंपैरेटिवली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसका एक रीज़न यही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो स्टैंडर्डाइज़ प्रैक्टिस है वो की ही नहीं जाती, ठीक है? वहाँ पे सैलरी आ रही है, ये लोग एक साथ बैठेंगे, मोबाइल में गेम खेलेंगे, ध्यान नहीं देंगे, ना तो सैंपलिंग करेंगे, ना तो अपना कुछ काम करेंगे, भले बाहर भीड़ लगी हो, भले बाहर 200-300 लोग लाइन में खड़े हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? दूसरी चीज़, यहाँ पे तो ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ होता है, प्रॉपर इसमें फ़ोकस होता है। लेकिन यहाँ पे एक बार जैसे ही एजुकेशन खत्म हो गया और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आ गए, ठीक है? फिर हम मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद को बाबू ही समझते हैं, ठीक है? बाबू क्या है वो आपको पता होगा, जो आराम से सैलरी लेता है और अपने काम करने के पैसे भी सामने वाले से लेता है, यानी पब्लिक से लेता है, इनडायरेक्टली मैं करप्शन पे फोकस कर रहा हूँ। तो उनको ना तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि मान लो हम कॉलेज सिस्टम की बात करें, तो एक होंगे फ्रेशर, ठीक है? फिर सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले और फोर्थ ईयर वाले। जो भी फ्रेशर आएँगे, इनको जो ये सिखाएँगे, वही सीखेंगे, इनको जो ये सिखाएँगे, वही सीखेंगे। टीचर्स का काफ़ी रोल यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ। अपने से सीखना है, अपने से जानना है, कुछ भी होता है तब। उसके बाद जैसे ही क्वालीफाई हो जाते हैं, उसके बाद वो जो सर्विस करते हैं, वहाँ पे भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे राम राज्य होता है। तो उसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है कि हमको एजुकेशन सिस्टम में भी क्या करना है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, ठीक है? जो कि हमारे सामने आया है। हालाँकि ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन वो वुमन से रिलेटेड है तो पूछा भी जा सकता है, हम मना नहीं कर सकते, ठीक है? हो सके कोई एग्ज़ामिनर ऐसा हो जिनका ये कोरोना वायरस में किसी कारणवश मृत्यु हुई हो या कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो, तो पूछ भी सकते हैं। बाकी जो पॉइंट है वो मैंने हाइलाइट किए। फिर एक पॉइंट आया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है कि जो हिमालयन रीजन है, ठीक है? यहाँ पे मैकमोहन लाइन और
जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहां पे जो चाइना और इंडिया का एक कंपटीशन शुरू हुआ है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेके उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। हालांकि मैंने आपसे ऑलरेडी जो चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, ठीक है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं रनिंग वाटर में, उसकी मैंने इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस की हुई थी। तो यहाँ पे दो चीजों की बात की गई है, उसमें मैं डिफरेंस कर लेता हूँ। एक तो ऐसा जो रनिंग वाटर में काम होता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसमें क्या रहता है, एक चक्र दे देंगे जिसके साथ टरबाइन कनेक्ट कर देंगे, पानी बहता जाएगा फोर्स से और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये नॉर्मल है, इसमें ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा काफी सारे खेत, ऐसी कई सारी जगह कि जहाँ पानी का फ्लो अच्छा है, रिवर का फ्लो अच्छा है, वहां पे आप ऐसा टर्बाइन लगा दो तो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसको डैम बना के काम किया जाता है, जहां पे क्या किया जाता है, पानी स्टोर किया जाता है, प्रेशर से पानी को भेजा जाता है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये दो है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पे चाइना और इंडिया एक दूसरे की क्या आ गए, कॉम्पिटिशन में आ गए, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, कॉम्पिटिशन में आ गए। लेकिन वो ऐसी जगह पे अपना ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कि जियोग्राफिकली अनस्टेबल है, ठीक है, यानी कि वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है कि मैकमोहन लाइन की बात करें, वहां पे 8.6 मैग्नीट्यूड के क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। यानी ये बड़ा से बड़ा कोई भी कितना भी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन क्यों ना हो, वो ढेर हो जाएगा, ठीक है, मिनटों में वो ढेर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे आप डेवलपमेंट के नाम पे जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, वहां पे उस आप ऐसे एरिया में ना बनाओ जिस एरिया में अर्थक्वेक ज्यादा आते हो, ठीक है, जहाँ पे रहने के चांसेस कम हो। इस एरिया में आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे एरिया में बनाओ जहाँ के आप इजीली उसको क्या कर सको, ऑपरेट कर सको, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है। मान लो आप बिलियन मिलियन और बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट करो और पता चला कि 5 मिनट में वो ढेर हो गया, ठीक है, एक अर्थक्वेक से, इसका कोई रोल नहीं, उससे साइड इफेक्ट भी ज्यादा है। क्या, एक तो चीज ये भी है कि भाई आप डैम बना के कोई भी काम कर रहे हो और टूट जाता है तो उसके नीचे जितने भी गांव या एरिया होंगे वो सब साफ हो जाएंगे, ठीक है, बाढ़ आ जाएगी, फ्लड की कंडीशन होगी। अर्बन फ्लडिंग के लिए भी यही कॉन्सेप्ट जिम्मेदार था, क्योंकि आप जो भी एरिया में डैम बनाते हो उस वजह से उस एरिया में पानी का जो स्टोरेज है वो तो बढ़ जाता है और धीरे धीरे पानी अपने साथ क्या लाता है, मिट्टी लाते हैं, कंकर लाते हैं और डैम में बढ़ता जाता है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये पूरा एरिया कंप्लीट हो जाता है, बढ़ जाता है, इतनी ही बारिश हो तो अगले साल इसमें बाढ़ आ जाती है, इसके जो नीचे वाले जो एरिया होंगे वो। पूछा कहाँ जा सकता है, तो जीएस पेपर 1 में, जियोग्राफी में, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पूछा जा सकता है। अर्थक्वेक के साथ और अर्बन फ्लडिंग और नॉर्मल विलेज फ्लडिंग के साथ आपको कनेक्ट करके पूछा जाए तो, ठीक है। बाकी जो पॉइंट है वो नॉर्मल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप आज का कार्टून देखें तो यहाँ पे जो फार्मर प्रोटेस्ट करे, ठीक है, उसको दिखाया गया है। इसके अलावा भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसकी मैं इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आपने एक चीज सुनी होगी जो लेबर रिफॉर्म कोड के थ्रू मैंने आपको बताई थी। वहां पे मैंने कहा था कि कंपनी क्या करती है, कंपनी एम्प्लॉयमेंट देने के बजाय वो किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को क्या कर लेते, हायर कर लेते, उनको बोल देंगे हमको वर्कर चाहिए, वो आप ला के देंगे, हमने वर्कर को इतने पैसे देंगे, ठीक है। इससे क्या हो, कंपनी रूल्स ना फॉलो करने पड़े, ना उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़े, ना तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़े, हमको सिर्फ क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट पे करना है। तो लेबर रिफॉर्म में जो 3 लेबर रिफॉर्म आए, ठीक है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें नेगेटिव एग्जांपल आप लिख देना कि आईफोन के जो पार्ट्स के एसेसरी के जो प्रोवाइड करती थी कंपनी, ठीक है, नाम है विस्टन कॉर्पोरेशन, ठीक है। वहां पे क्या किया गया, वर्करों को 3 या 4 महीने का वेजिस है, ठीक है, नॉर्मल वेजिस और ओवर टाइम का जो वेजिस है वो पे नहीं किया गया। तो वर्करों ने क्या किया, उस एरिया में जितने भी पार्ट्स थे, ठीक है, आईफोन के पार्ट्स थे, वो चुरा लिए। उसकी कॉस्ट कितनी थी, 437 करोड़ कॉस्ट थी। अभी आपको पता होगा आईफोन एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, जो कि इंडिया में काम कर रही थी, जो रोजगार दे रही थी। अभी जब पता चला कंपनी को इसके बारे में, तो कंपनी ने क्लेरिफिकेशन में क्या बोला, हमने कॉन्ट्रैक्टर को टाइम टू टाइम पेमेंट किया था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ने वर्कर को पेमेंट किया नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर की निजी जो पैसे खाने की जो वृत्ति है, ठीक है, कमाने की जो वृत्ति है इलीगल तरीके से, उसकी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कशन किया है। मान लो कंपनी बोले कि भाई 200 रुपया पर डे देंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं वर्करों को, हम आपको 150 रुपया पर डे देंगे, ठीक है, उसमें भी टाइम से नहीं दिया है। तो वहां पे जो वर्कर थे, ठीक है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उन्होंने वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको भी मारा, सारे पार्ट्स को लूट लिया। अभी ये जो पैसा है, ठीक है, ये नुकसान है किसकी, कंपनी की। कॉन्ट्रैक्टर तो मान लो कि भाई चलो उसके पास से कंपनी कैसे भी किसी भी तरीके से या तो जॉब ले लेगी या पैसे ले लेगी, ठीक है, लेकिन इससे इंडिया की जो कंपनी
है, ठीक है? वहाँ पे भी इसका असर होगा और इंडिया का जो इमेज है, ग्लोबली असर होगा। क्यों? क्योंकि आईफ़ोन एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है? वो सिर्फ़ उसके जो वेयर हाउसेस है, ठीक है? असेंबल करने के, वो सिर्फ़ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। तो सब जगह पे इंडिया का नाम आएगा। देखो वहाँ पे ऐसे पब्लिक रहते हैं, जो कि तनख्वाह ना मिलने पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ही डैमेज करते हैं। हालाँकि इसमें ना तो आप जवाबदार कंपनी एक को कर सकते हो, ना तो आप गवर्नमेंट को कर सकते हो, ना तो आप वर्कर को कर सकते हो, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टर ने जो टाइम से उनको पेमेंट मिल रहा था, उन्होंने वर्कर को नहीं दिया है, ठीक है? इसी वजह से सारा इश्यू हुआ है और यही को फोकस करने जा रहे हैं कि भाई आप कोई भी चेंजेस लाओ, तो थोड़ा कंपनी रूल्स में थोड़ा दिमाग लगा के लाओ, ठीक है? इससे क्या हो ग्लोबली इंडिया की इमेज बिगड़े ना, ठीक है? इससे क्या होगा कि भाई आईफ़ोन है, ठीक है? मान लो वो अपना दूसरा कोई प्लांट शुरू करेगा नहीं, या तो ये भी प्लांट बंद कर दे, ठीक है? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं, क्योंकि कंपनी कभी भी लॉसेस ज़्यादा लेके नहीं चलती, ठीक है? अगर उसकी खुद की गलती हो तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे की गलती से ऐसा हो तो वो उसको क्या करती है, काम में ध्यान देती नहीं है। हो सके वेयर हाउस भी बंद कर दे, ठीक है? उसका काम बंद कर दे। तो इनडायरेक्टली लॉस किसको? इंडियन पब्लिक को ही है, क्योंकि वर्कर तो बेरोज़गार हो जाएँगे और इसमें जितने भी लोग काम करते थे, सभी बेरोज़गार हो जाएँगे। अब ये जो वर्कर थे, जिन्होंने ये लूट-पाट की है, ठीक है? इसके लीडर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ये जो भी होगा, लेकिन ग्लोबली इंडिया का जो प्रेजेंस है, ठीक है? इंडिया का जो पिक्चर है, वो बिगड़ेगा, ठीक है? ऐसे एग्ज़ाम्पल आपको याद रखने हैं। ये आपको कंपनी लॉ में, कंपनी एक्ट में, इकोनॉमी में और जो एफसीआई है, ने एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमी के सेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? नेगेटिव एग्ज़ाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्टर थ्रू वर्कर को काम कर रही है, ठीक है? लेबर रिफॉर्म आप जीएस पेपर 2 को भी इससे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है? तो ये था 14 दिसंबर का डेली करंट अफेयर एनालिसिस। वीडियो की इन्फॉर्मेशन में आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस होती है, उसी की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है? जो ज़रूरी नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कशन करता नहीं हूँ, ठीक है? किसने किसके कुत्ते को खाना खिलाया, ये इम्पोर्टेंस रखता नहीं है, ठीक है? तो वो डिस्कशन नहीं करेंगे, ज़्यादातर न्यूज़ ऐसी होती है, जो काम की नहीं होती है, करंट बेस्ड होती है, ठीक है? लेकिन यूपीएससी के मतलब की नहीं होती है, तो वो डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ताकि जितना भी टाइम ज़रूरी है, उतने टाइम में जितनी भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, वो मैं आपको दूँगा, ठीक है? हालाँकि मॉर्निंग में ट्राई कर रहे हैं, हम मॉर्निंग में डेली बेस पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूँ, ठीक है? इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दूसरे बच्चों के साथ आप शेयर कीजिए, जितने बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, उतना हम इसको ज़्यादा रेगुलरली इस एक्टिविटी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा बच्चों तक नहीं पहुँच रहा है, तो इसका कोई वैल्यू रहता नहीं है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।